वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बुद्धि ट्री में। दोस्तों आज हम स्टैंडर्ड 12th का बीए जिसे कहते हैं वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, बिजनेस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वो चैप्टर सीखने वाले हैं। वो उसका पेपर सॉल्व करने वाले हैं। पूरा 100 मार्क्स का पेपर है, जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है, जो आपकी इस बार की परीक्षा में पूछा जाने वाला है। बहुत ही उपयोगी वीडियो है आपके लिए। इसको अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा और किस तरह से पेपर आपको लिखना है, किस तरह के पेपर पूछे जाएंगे, पूरी डिटेल में आप लोगों को दे रहा हूं। कुल मिला के बहुत ही उपयोगी वीडियो आपके लिए, तो स्किप मत कीजिएगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। विभाग ए से शुरू करते हैं। पहला है विकल्प है, अन्य व्यक्तियों से कार्य लेने की कला को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं संचालन। अगला है संचालन के कितने स्तर होते हैं? तो संचालन के 3 स्तर होते हैं। वैज्ञानिक संचालन के प्रणेता कौन थे? तो वो प्रणेता थे फ्रेडरिक टेलर। आयोजन का किसके साथ संबंध है? तो आयोजन का भविष्य के साथ संबंध है। इकाई का जीवन लक्ष्य निश्चित करने वाली योजना कौन सी है? तो वो है व्यूहात्मक योजना। किस व्यवस्था तंत्र को सैन्य व्यवस्था तंत्र कहते हैं? तो रेखीय व्यवस्था तंत्र को सैन्य व्यवस्था तंत्र कहते हैं। अगला है, जिस इकाई में समग्र अधिकार उच्च संचालन संचालकों के पास ही केंद्रित, तो उसे क्या किस नाम से जाना जाता है? उसे कहा जाता है केंद्रीयकरण। अगला प्रश्न है, कर्मचारी व्यवसाय इकाई के क्या है? तो अमूल्य संपत्ति है। कर्मचारी जो है ये उस व्यवसाय इकाई की अमूल्य संपत्ति माने जाते हैं। उम्मीदवार का स्वभाव आत्मविश्वास ज्ञात करने के लिए कौन सी परीक्षा ली जाती है? मनोवैज्ञानिक परीक्षा। अगला प्रश्न है, मार्गदर्शन की आवश्यकता किस स्तर पर होती है? निम्न, मध्य, उच्च, यानी तीनों स्तर पर इसकी आवश्यकता होती है। संचालन का अंतिम कार्य कौन सा है? तो अंतिम कार्य है नियंत्रण। विदेशी विनियोग संस्था को उसका पंजीकरण किसके पास करवाना पड़ता है? सेबी। स्टॉक एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ट्रेजरी बिल भारत सरकार की तरफ से कौन निकालता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये ट्रेजरी बिल निकालती है। बाजारी धारणा में कौन सा केंद्र स्थान में है? तो ग्राहक। जब उत्पादक ग्राहक को प्रत्यक्ष बिक्री करता हो तो कौन से स्तर की वितरण व्यवस्था का जन्म हुआ कहा जाता है? तो शून्य। विभाग बी, इकाई के संचालन संबंधी सर्वोच्च अधिकार वाले स्तर को कौन सा स्तर कहते हैं? ये एक एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। इसका उत्तर है, इकाई के संचालन संबंधी सर्वोच्च अधिकार वाले स्तर को कहते हैं उच्च स्तर। अगला प्रश्न है, मध्य स्तर संचालन दूसरे किस नाम से जाना जाता है? इसको अधिकारियों के स्तर के नाम से जाना जाता है। विस्तृत स्वरूप दीजिए, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अगला प्रश्न है, आदेश की एक रूपता अर्थात क्या? तो किसी भी कार्य या प्रवृत्ति के विषय में कर्मचारी को एक ही उच्च अधिकारी की ओर से आदेश प्राप्त होता है, उसे कहते हैं आदेश की एक रूपता। ये जो व्याख्या वगैरह है आप लिख लीजिए, याद, वीडियो को 2-3 बार देखिए, लिखिए, आपको ताव उम्र याद रहेगा। लक्ष्य निर्धारण अर्थात क्या? तो लक्ष्यों का चुनाव योग्य रूप से हुआ हो तो ही आयोजन संचालकों के लिए उपयोगी सिद्ध होता है, जिसे हम कहते हैं लक्ष्य निर्धारण। अधिकार सौंपना किसे कहते हैं? तो अधिकार सौंपना अर्थात कार्य को दूसरे को सौंपना और वह कार्य करने के लिए अधिकार प्रदान करना। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र किसे कहते हैं? तो कोई भी समानता पूर्वक उद्देश्य के अलावा सामूहिक परिणामों में योगदान देने के लिए स्वतः रचित आंतरिक संबंधों का ढांचा अर्थात अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र। अनौपचारिक यानी यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डेटा नहीं हो, कोई पर्टिकुलर लिखा तंत्र नहीं होता है, इनर डिसिप्लिन से ये चीजें चलती है। कर्मचारी बिना व्यवस्था तंत्र की किसके साथ तुलना की गई है? कर्मचारी बिना के व्यवस्था तंत्र की तुलना आत्मा बिना अस्थि कंकाल के साथ की गई है। अगला प्रश्न है, कर्मचारियों के चुनाव के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं के नाम बताइए। बुद्धि परीक्षा, अभिरुचि परीक्षा, व्यावसायिक परीक्षा, मनोवैज्ञानिक परीक्षा। ये 4 परीक्षा है, चारों लिख लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, निरीक्षक के कार्य की तुलना किसके कार्य के साथ की गई है? उसकी मित्र, दार्शनिक और
मार्गदर्शक यानी फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड के साथ उसकी तुलना की गई है। विचलन अर्थात क्या? तो धंधा की इकाई में स्थापित मापदंडों का वास्तविक परिणामों से तुलना करने पर जो अंतर पाया जाता है उसे विचलन कहते हैं। वित्तीय संचालन को कौन कौन से उद्देश्य की स्वीकृति में गणना होती है? तो वित्तीय संचालन का महत्व संपत्ति का उद्देश्य योग्य और सार्वत्रिक रूप से स्वीकार माना जाता है। अर्थात वित्तीय संचालन का हेतु मालिक के महत्तम आर्थिक का कल्याण का होना चाहिए। यानी कि आपको जो इकाई में जॉब दी गई है, आपका उद्देश्य होना चाहिए कि जो आपकी उद्योग इकाई है उसका मुनाफा अधिकतम अधिकांश अधिक से अधिक हो, महत्तम हो। पूंजी ढांचा किसका बना होता है? तो पूंजी ढांचा अर्थात पूंजी प्राप्ति के विविध स्थानों जैसे कि इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ऋण पत्र, अनामत और लोन कोष मिश्रण आदि से बना हुआ होता है। बाजार प्रक्रिया अर्थात क्या? तो बाजार प्रक्रिया अर्थात ऐसी धंधा की प्रवृत्ति कि जिसमें माल या सेवा का प्रवाह उत्पादक की ओर से ग्राहकों की ओर ले जाया जाता है, उसे कहते हैं बाजार प्रक्रिया। अभिवृद्धि अभिवृद्धि मिश्र किसे कहते हैं? अभिवृद्धि मिश्र यह ऐसे अभिवृद्धि के साधनों का समूह है जिसका उपयोग इकाई द्वारा ग्राहकों को उत्पाद या सेवा की जानकारी प्रदान करना है और अभिवृद्धि में ग्राहकों को माल या सेवा खरीदने के लिए आग्रह करना है। अगला प्रश्न है, संचालन से समाज को क्या लाभ प्राप्त होता है? तो संचालन से क्या लाभ प्राप्त हो? यह विभाग सी है हमारा। प्रत्येक इकाई समाज में रहकर समाज के लिए अपनी प्रवृत्ति करती है। साधनों समाज के साधनों का उपयोग करके समाज में निवास कर रहे लोगों के लाभार्थ में अपनी प्रवृत्ति करती है। कोई भी उद्योग स्थापित किया जाता है, वो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी रॉ मटेरियल है, समाज से लेता है और उसको समाज के उपयोग लायक बना करके समाज को पुनः सौंपता है। व्यवसाय की सफलता समाज की समृद्धि और हित में निहित होती है। यानी आपकी जो भी प्रोडक्शन है उससे समाज में समृद्धि आनी चाहिए, समाज में का हित होना चाहिए, तो ही आपका विकास होगा। व्यावसायिक इकाइयां विविध वस्तुओं और सेवाओं का अल्पागत से उत्पादन करती है, समाज को उचित मूल्य पर वस्तुओं की पूर्ति करती है, परिणाम स्वरूप समग्र समाज का कल्याण होता है। जो भी इकाई है उसका उद्देश्य होता है वस्तु जो भी समाज को दे रही है उसका कम से कम मूल्य में, योग्य मूल्य में उसको समाज तक पहुंचाना। संकलन का अर्थ समझाइए। 32 नंबर का प्रश्न है। तो धंधा की इकाई के अलग अलग विभागों में कर्मचारी द्वारा अलग अलग जो कार्य होते हैं उनके मध्य एक सूत्रता या सुमेल स्थापित करने कार्य को संकलन कहते हैं। आपकी जो भी यूनिट है उसमें जितने भी कर्मचारी सबके बीच में एक ताना बाना बना रहे, इसे हम कहते हैं संकलन। बाजार संचालन का मुख्य तत्व क्या है? तो बाजार संचालन का मुख्य उद्देश्य ग्राहक वर्ग को संतोष प्रदान करना करके दीर्घकालीन समय के लिए लाभ प्राप्त करने का है। रूल ऑफ थंब किसे कहते हैं? सभी कब तक आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए आदि थे, जिसे रूल ऑफ थंब कहते हैं, क्योंकि मालिकों का वर्चस्व एवं जबरदस्ती थी। सर्वोच्च अंदाज पत्र अर्थात क्या? धंधा की इकाई का अंदाज पत्र बनाना हो तो सर्वप्रथम प्रत्येक विभाग का अंदाज पत्र बनाना पड़ता है। इन अंदाज पत्रों पर चर्चा विचारणा करने के बाद इकाई का मुख्य अंदाज पत्र बनाया जाता है, जिसे सर्वोच्च अंदाज पत्र या मुख्य अंदाज पत्र अथवा सर्वग्राही अंदाज पत्र कहते हैं। यानी सभी जो यूनिट है, कोई भी जैसे मान ली कोई कंपनी है उसमें जितने भी यूनिट है, सेल्स यूनिट, परचेज यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट, सबका अंदाज पत्र बनता है। तो सबका एक कंबाइन जो बनता है उसे हम कहते हैं सर्वोच्च अंदाज पत्र। आयोजन के घटक बताइए। तो 7 घटक है। उद्देश्य, व्यू रचना, नीति, पद्धति, नियम, अंदाज पत्र और कार्यक्रम। विकेंद्रीकरण कब संभव होता है? विकेंद्रीकरण निम्न स्थितियों में संभव होता है। इकाई में शीघ्र निर्णय लेने हेतु, बृहद इकाइयों में व्यवस्था तंत्र अलग अलग भागों में विभाजित हो, विशिष्टीकरण का लाभ लेने के लिए, भावी संचालक तैयार करने के लिए। विकेंद्रीकरण का पहले मतलब समझिए। केंद्रीकरण यानी एक ही व्यक्ति सर्वे सर्वा हो, जबकि वो क्या करता है, जो ये टॉप वाला व्यक्ति है अपने अधिकार दूसरों को भी देता है, तो इसे कहते हैं हम विकेंद्रीकरण। और ये क्यों करते हैं उसके ये कारण ये सब है। यानी देखिए भावी संचालक, जैसे मान लीजिए कि आज मैं कंपनी का मालिक हूं, आने वाले समय में मुझे नया मालिक तैयार करना है तो मैं उसको धीरे धीरे सत्ताएं दूंगा और धीरे धीरे वो व्यक्ति है भविष्य में मेरी सीट लेगा। तो ये हुआ एक प्रकार का विकेंद्रीकरण।
उच्च स्तर कार्यरत अधिकारियों के कार्य बोझ को कम करने हेतु। अब जैसे मान लीजिए कि मैं मेरी कंपनी चला रहा हूँ, लेकिन मुझे अब जो मेरा कार्य बोझ है उसको कम करना है, मुझे कोई दूसरी कंपनी चालू करनी है, अथवा मुझे थोड़ा रिटायरमेंट जैसा लेना हो अथवा काम कम करना हो, तो भी ये चीज अपनाई जाती है। संकलन, नियंत्रण, योग से सूचना संचार आदि अपनाने हेतु। औपचारिक और अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र एक दूसरे के पूरक है, समझाइए। तो इकाई के संचालकों द्वारा निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति और कार्य के मध्य संबंधों का जो विधिवत ढांचा स्थापित किया है उसे कहते हैं औपचारिक व्यवस्था तंत्र। वो किसी भी सोचे समझे उद्देश्य के बिना सामूहिक परिणाम में योगदान देने के लिए स्वयं रचित आंतरिक संबंधों का ढांचा अनौपचारिक, यानी ये जो अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र होता है इसमें कोई ढांचा नहीं होता है, लेकिन हर व्यक्ति अपने अंतरात्मा से अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कार्य करता है। और जब कोई भी कंपनी चलानी है तो औपचारिक अनौपचारिक दोनों तरह की व्यवस्था तंत्र होने चाहिए। डिसिप्लिन के साथ साथ व्यक्ति को उस कंपनी से उससे जुड़ाव होना चाहिए, तो ही वो अपना डेडिकेशन समर्पण कर पाएगा। व्यवस्था तंत्र में कार्यरत व्यक्तियों के मध्य अनिवार्य रूप से अमुक विशिष्ट सामाजिक संबंधों का विकास होता है। ऐसे संबंध व्यवस्था तंत्र में प्राकृतिक या अनौपचारिक रूप से बनते हैं। अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र या औपचारिक व्यवस्था तंत्र की प्रतिछाया है। औपचारिक व्यवस्था तंत्र में ही इनका उद्भव होता है। देखिए कंपनी है, उसमें काम करने वाले लोग हैं, वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, फैमिली जैसा बॉन्डिंग हो जाता है, तो एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के कार्य की जिम्मेदारी भी उठा लेते हैं। अगला प्रश्न है अधिकार और दायित्व का विभाजन व्यवस्था तंत्र का आधार है, समझाइए। तो देखिए पहला यानी अधिकार, पहले आप जिम्मेदारी दीजिए और उसके बाद उसको अधिकार दीजिए, तो ही आपका काम आउटपुट हो सकता है। और आपने दायित्व दे दिया लेकिन कोई अधिकार नहीं दिए तो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। तो व्यवस्था तंत्र में अलग अलग विभागों की रचना की गई है। विभिन्न विभागों व्यक्तियों के मध्य अधिकार और दायित्व को सौंपा जाता है। कर्मचारियों को योग्य प्रमाण में अधिकार और दायित्व सौंपा जाना चाहिए। यदि आवश्यकता से अधिक अधिकार दिया गया हो तो अधिकार का दुरुपयोग होगा, और यदि दायित्व के प्रमाण में अधिकार कम दिया गया हो तो अधीनस्थ थोड़ा दायित्व कम करने का प्रयास करेगा अथवा उसको सौंपा गया कार्य करने में असफल होगा। ओके, जैसे उदाहरण बताऊं, जैसे ए व्यक्ति है, ये किसी कंपनी में मैनेजर है, इसको प्रोडक्शन कराना है, मगर इसके पास कोई अधिकार नहीं है, ये प्रोडक्शन कराना, मगर ये मजदूरों को कुछ नहीं कह सकता, सुपरवाइजर को कुछ नहीं कह सकता, तो स्वाभाविक है कि कोई आउटपुट कोई रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो जो ए हमारा जो मैनेजर है, इसको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, इसके साथ साथ इसको अधिकार देने चाहिए, ये अपने हिसाब से निर्णय ले सके, उस तरह की क्षमता, उस तरह के अधिकार हमको इसको देने चाहिए। भर्ती के आंतरिक और बाह्य परिबलों के स्थान, इस प्राप्ति स्थानों के नाम बताइए। आंतरिक परिबल पदोन्नति देना, बाह्य परिबल है विज्ञापन द्वारा, यानी हम एडवर्टाइज देते हैं कि भाई वांटेड, हमको मैनेजर चाहिए, सुपरवाइजर चाहिए, वो विज्ञापन द्वारा होता है। स्थानांतर करना यानी ट्रांसफर करना, रोजगार विनिमय कचेरी द्वारा, तो रोजगार विनिमय कचेरी होती है, वहां पे जाके वहां से कंपनी डेटा लेकर के कर्मचारियों का चुनाव कर सकती है। कर्मचारियों के मित्र अथवा सगे संबंधियों को अवसर देना, ये आंतरिक प्राप्ति है। और यहाँ पे ये होता है शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा, जैसा देखते हो कि बहुत सी कॉलेजेस होती है इंजीनियरिंग कॉलेजों में, तो वहां पे प्लेसमेंट के लिए कंपनीज जाती है और योग कैंडिडेट को चुनती है, ये बाह्य प्राप्ति स्थान हुआ। पहले निकाले गए कर्मचारियों को पुनः बुलाना, मान ली कोई कंपनी है, मान जैसे सपोज कोरोना काल है, कोरोना काल में क्या हुआ कि कंपनी का लाभ कम हुआ, कंपनी घाटे में चली, तो कुछ कर्मचारियों को निकाल दिया कंपनी ने, किसी कंपनी ने। फिर नेक्स्ट टाइम कंपनी क्या करती है, जब अब कंपनी का जब व्यापार बढ़ेगा तो कंपनी उन्हीं पुराने निकाले कर्मचारियों को दोबारा बुला लेती है। तो ये आंतरिक संरचना हुई। और ये बाह्य में होता है श्रमिक संगठनों द्वारा, पदोन्नति के साथ स्थानांतरण करना, जॉबर्स अथवा ठेकेदार द्वारा दरवाजे पर भर्ती, आधुनिक पद्धति, ये सब इसके प्रकार है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है नियंत्रण का अर्थ बताइए। तो नियंत्रण अर्थात इकाई में कौन से कार्य हो रहे हैं यह निश्चित करना, और जो कार्य हो रहे हैं उनका मूल्यांकन करना, और आवश्यक लगे तो सुधारात्मक उपाय करना, जिससे योजना के अनुसार कार्य हो सके, ये नियंत्रण है। नियंत्रण सतत प्रक्रिया है, समझाइए। यह विधान सत्य है। इकाई में आंतरिक एवं बाहरी परिवर्तन असर करते हैं, जैसे कर्मचारी द्वारा अनियमित कार्य करना, आदेश के अनुसार कार्य के वितरण में विलंब इत्यादि आंतरिक परिवर्तन कहलाते हैं।
संचालन के द्वारा आंतरिक परिबलों में योग्य सुधारात्मक कदम अंकुश द्वारा उठाए जाते हैं। आंतरिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण देखने को मिलता है, कारण कि आंतरिक पहलुओं पर भी संचालन का नियंत्रण होता है। कॉल मनी अथवा नोटिस मनी के बीच कौन सा मुख्य अंतर है? कॉल मनी एक ही दिन के लिए वित्त उधार दिया जाता है अथवा लिया जाता है, ये कॉल मनी होती है। जबकि नोटिस मनी 2 दिन से 14 दिन के लिए वित्त रकम उधार लिया जाता है अथवा उधार दिया जाता है। ये इन दोनों के बीच का मुख्य अंतर होता है। अगला है, द्रव्य बाजार के साधन कौन कौन से हैं? तो द्रव्य बाजार के साधन है ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, जमा का प्रमाण पत्र, कॉमर्शियल बिल, कॉल नोटिस मनी। अगला है, ब्रांडिंग की कोई भी 2 लाक्षणिकताएं बताइए। तो ब्रांडिंग द्वारा विविध ग्राहकों को उत्पाद में गुणवत्ता के सातत्य का अनुभव होता है। जैसे ब्रांडिंग का आप बताऊं कि जैसे मान लो आपको चश्मा खरीदा, तो आप किसको खरीदे? वो रेबेन का चश्मा, क्योंकि उसकी इतनी ब्रांडिंग हो गई कि आपके दिमाग में वही आता है। आप दुकान पे जाते हो, क्या मांगते हो? लक्स साबुन मांगते हो, क्योंकि उसकी ऐसी ब्रांडिंग की गई कि आपको लगता है कि आप इसको ला के गोरे हो जाओगे। तो दिस इज ब्रांडिंग। तो कंपनी ने एक बार अपनी जबरदस्त ब्रांडिंग कर दी, तो उसके बाद क्या होता है कि लोगों में इसमें ट्रस्ट आ जाता है। इकाई द्वारा निर्धारित संज्ञा उत्पाद के पैकिंग ऊपर लिखा जाता है। तो जैसे ये लक्स का सिंबल है, ये एक सिंबल ही सब कुछ हो जाता है क्या? जैसे एप्पल का जो सिंबल है, आधा झूठा एप्पल, तो वो एप्पल का सिंबल है, वो आपके लिए एक ब्रांडिंग बन गया। उसको देख के आप लोगों में पागलपन आ जाता है। लोग किडनी बेच करके एप्पल मोबाइल खरीद रहे हैं। तो ये क्या है? दिस इज वन टाइप ऑफ ब्रांडिंग। अगला है, विक्रयकर्ता की कोई भी 2 लाक्षणिकता बताइए। विक्रयकर्ता देखने में सुंदर, सुशील, चालाक एवं तंदुरुस्त होना चाहिए। सेल्समैन की बात हो रही है भाई, यार उसकी इमेज इंपैक्ट जबरदस्त होनी चाहिए। सुंदर, सुशील होगा तो क्या व्यक्ति उसको देख के आकर्षित होगा, उसमें कॉन्फिडेंस होगा और दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर सकेगा। विक्रयकर्ता में प्रामाणिकता होनी चाहिए। लेबलिंग के उपयोग बताइए। तो लेबलिंग उत्पाद के अनुरूप विस्तार पूर्वक जानकारी दर्शाने वाला कागज का टुकड़ा है, जो प्राथमिक पैकिंग पर लगाया जाता है। जैसे साबुन, कोई भी चीज लीजिए, उसमें लेबलिंग कराई जाती है, तो उसमें आपको बारकोड स्टिकर देखने को मिलेगा, क्या क्या प्रोडक्ट्स है, क्या उसकी डेट है, क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स है, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है। दैट इज लेबलिंग, जिसमें उत्पाद का वजन, माप, मूल्य, उत्पादन की तारीख, उपयोग में लाए गए तत्व, उपयोग की अंतिम तारीख, ये सब दर्शाया जाता है। और उपयोगकर्ता को लेबल उपयोगी होता है, उसको ख्याल आ जाता है कि ये क्या क्या चीजें इसमें अंदर है, वो क्या किस तरह से ये उपयोगी है। अगला प्रश्न है, विकेंद्रीकरण का महत्व समझाइए। तो उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर क्रमशः अधिकार सौंपने की व्यवस्थित प्रयत्न को विकेंद्रीकरण कहते हैं। उच्च स्तर से निम्न स्तर। विकेंद्रीकरण का महत्व, तो त्वरित निर्णय। विकेंद्रीकरण में जिस किसी कार्य के साथ जो व्यक्ति जुड़े होते हैं, उन्हें उस कार्य या प्रवृत्ति के संबंध में निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है। उच्च स्तर के कार्यभार में कमी होती है। विकेंद्रीकरण द्वारा मध्य या निम्न स्तर को विविध निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता है, जिससे उच्च स्तर के कार्य, देखिए सब मैंने आपको जैसे पहले उदाहरण बताया कि मैं कंपनी का सीईओ हूं, अब मैं सारी सत्ता मेरे पास रखूंगा तो काफी समस्या होगी, योग्य समय पर निर्णय नहीं ले सकूंगा। तो मैंने जो अलग अलग डिपार्टमेंट सबको अपने ढंग से सत्ता सौंप दी है कि परचेज डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो अपने ढंग से निर्णय ले सकता है, मुझे उसमें इंटरफेरेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से क्या होता है कि संचालक का, यानी मेरे जो संचालक है उसका कार्यभार कम हो जाता है। अभिप्रेरणा में वृद्धि। विकेंद्रीकरण करने से कर्मचारी के आत्मगौरव, अभिप्रेरणा में वृद्धि होती है। जैसे मैंने बताया कि मेरी कंपनी में जो सेल्स मैनेजर है और जो परचेज मैनेजर है, मैंने सबको सत्ता दी है। परचेज मैनेजर को मैंने सत्ता दी है, वो अपने ढंग से सामान खरीद सकता है, अपने ढंग से योग्य कीमत चुका सकता है। तो इस तरह की अथॉरिटी देने से उसके अंदर आत्मगौरव बढ़ता है, उसके अंदर विश्वास होता है कि भाई मालिक को मुझ में विश्वास है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो सही निर्णय ले पाता है। और देखिए इस तरह करने से क्या होगा कि जो मेरे परचेज मैनेजर और सेल्स मैनेजर है, उनकी जो कला है वो विकसित होगी, उनका स्किल डेवलप होगा। ये जैसा मेरा परचेज मैनेजर है, अब ये क्या करेगा कि सपोज मेरा कपड़े बनाने की कंपनी है, तो ये अलग अलग जगह पे जाएगा, कपड़े की क्वालिटी चेक करेगा, उसके भाव को चेक करेगा, तो उसका जो स्किल है वो डेवलप होगा और उसकी प्रतिभा विकसित होगी, जो कंपनी के लिए लाभदायक होगा। प्रभावशाली नियंत्रण।
प्रत्येक स्तर के कर्मचारियों के पास पर्याप्त अधिकार होने से प्रत्येक अधीनस्थों की गलती के लिए दंडात्मक कदम उठाना सरल हो जाता है, जिस कारण प्रभावशाली अंकुश बना रहता है। देखिए, अब परचेज मैनेजर है मेरा, जो सेल्स मैनेजर है, उसका जो डिपार्टमेंट है उसमें कोई दूसरा कर्मचारी जो है वो सही ढंग से काम नहीं करता है, तो उसको मैंने अधिकार दिए, तो क्या होगा, वो अपने ढंग से योग्य निर्णय लेगा। वो चाहेगा तो उसको पनिशमेंट करेगा, अच्छा कार्य करने पे रिवॉर्ड देगा। तो नियंत्रण काफी प्रभावशाली ढंग से होता है। संवादिता का सर्जन, इकाई में सहयोग का वातावरण सर्जित होता है, संवादिता का सर्जन होता है। अगला प्रश्न है, संचालन के सिद्धांतों के महत्व की चर्चा करें। तो संचालन के सिद्धांत निम्नलिखित है। हेडिंग डाल के लिखिएगा, मैंने व्यवस्थित ढंग से लिखा है, इसी ढंग से लिखिए तो मच बेटर। तो संचालन के सिद्धांत संचालकों को विविध प्रकार की परिस्थिति में किस प्रकार से कार्य करना है उसके लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा व्यावसायिक इकाई की कार्य पद्धति सुधरती है और इसमें संचालक की कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती है। साधनों का महत्तम उपयोग और प्रभावशाली प्रबंधन, व्यावसायिक इकाई में उपलब्ध मानव और भौतिक संसाधन अधिकतर सीमित होते हैं, उनका महत्तम उपयोग अनिवार्य है। वैज्ञानिक एवं तार्किक निर्णयों में सहायक, निर्णय सदैव वास्तविक विचार पूर्वक लिए गए, उद्देश्य संगत और न्यायी होने चाहिए। इसके उपरांत निर्णय समय पर यथार्थ और प्रभावशाली होने चाहिए, तो ही उसका महत्व होता है। परिवर्तित होते व्यावसायिक पर्यावरण के समकक्ष, सामान्य रूप से संचालन के सिद्धांत सामान्य मार्गदर्शन की है, परंतु परिवर्तित परिस्थिति में बदलते हुए उनको लेना चाहिए। अगला है सामाजिक दायित्व निभाना। अगला मुद्दा है, संचालन के सिद्धांतों के प्रभावशाली अमल द्वारा व्यवसायिक इकाई सरलता से सामाजिक दायित्व के लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। अगला मुद्दा है, संशोधन प्रशिक्षण विकास के लिए उपयोगी है। संचालन के सिद्धांत संचालन विचारधारा का मुख्य भाग है। संचालन के सिद्धांतों के उपयोग द्वारा ही प्रशिक्षण, शिक्षण और विकास का कार्य संभव होता है। अगला प्रश्न है, अधिकार सौंपने के मूल तत्वों के विषय में समझाइए। तो उसके मूल तत्व है, दायित्व सौंपना, अधिकार सौंपना, उत्तरदायित्व का सृजन करना। दायित्व सौंपना यानी दायित्व उच्च अधिकारी द्वारा किसी कार्य के विभाजित किया गया कर्तव्य। दायित्व यानी जिम्मेदारी, कि जो काम है उसको एक टुकड़ा, उसका एक हिस्सा एक किसी व्यक्ति को सौंप देना कि भाई आपको ये काम करना है। कोई निश्चित कार्य को पूर्ण करने के लिए यदि कार्य सौंपना आवश्यक हो तो यह दायित्व है। दायित्व के आदेश देने वाले अधीनस्थ के संबंध स्थापित होता है। यदि दायित्व के प्रमाण में अल्प अधिकार दिए जाते तो वह कार्य प्रभावशाली रूप से नहीं होता। तो जिस प्रकार का दायित्व है उसी प्रकार से अधिकार मिलने चाहिए, उनके बीच में संतुलन होना चाहिए। अधिकार सौंपना, अधिकार एक ऐसा हक है जिसके द्वारा अन्य से काम लिया जाता है। संचालकों की ओर से सहायकों को जो कार्य सौंपे गए उन्हें अच्छी तरह से पूर्ण करने के लिए आवश्यक अधिकार होने चाहिए। अधिकार सौंपना उच्च से निम्न स्तर की ओर जाता है। उच्च स्तर वाला नीचे वालों को नीचे नीचे जाते जाते जो अधिकार है वो कम होते जाते हैं। उत्तरदायित्व का सर्जन, अधीनस्थों द्वारा किए गए कार्यों का उत्तर देने का दायित्व निकटस्थ उच्च अधिकारी का होता है, जिसे उत्तरदायित्व कहते हैं। यानी मैं सीईओ हूं तो मेरे नीचे जो अधिकारी होगा मेरे तुरंत बाद वाला, मैं सीधा उसी से बात करूंगा, मैं आगे की ओर जाऊंगा नहीं। अधीनस्थों को उनका उच्च अधिकारी निस्संदेह सौंपे गए कार्य के लिए अधिकार और दायित्व देता है। इसके बावजूद उस कार्य के अंतिम परिणाम के अधिकारी ही का उत्तरदायित्व होता है। उत्तरदायित्व निम्न से उच्च स्तर की ओर जाता है। कार्य अनुसार व्यवस्था तंत्र की आकृति समझाइए। अगला प्रश्न है हमारा, कार्य अनुसार व्यवस्था तंत्र, पहले इसका मतलब समझिए। विशिष्ट ज्ञान वाले विशेषज्ञ व्यक्ति को इकाई के निश्चित कार्यों का दायित्व सौंपा जाता है, जिसे कार्य अनुसार व्यवस्था तंत्र कहते हैं। देखिए ग्राफ है, ये क्रॉस में हो गया, आप लोग इसको देखिए वीडियो पोज करके जैसे। तो कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र में श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के को विशेष स्थान दिया जाता है। कार्य अनुसार व्यवस्था तंत्र में सर्वोच्च अधिकार मुख्य अधिकारी के पास होता है। मार्गदर्शन का महत्व समझाइए, यानी गाइडेंस। तो इससे कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। पहला मुद्दा, जैसे मान ली कि मेरी कंपनी में एक कंप्यूटर इंजीनियर है, तो नीचे जो कर्मचारी जिनको
कंप्यूटर का यूज करने नहीं आता, तो उनके लिए वो ट्रेनिंग की व्यवस्था करने से क्या होगा कि जो जो कर्मचारी, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। तो मार्गदर्शन के कारण कर्मचारी को अपने कार्य, दायित्व, अधिकार के संबंध में स्पष्टता होती है, जिसके उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। कार्य क्षमता का विश्लेषण, मार्गदर्शन के अनुसार कार्य हुआ है या नहीं, कितनी मात्रा में कार्य हुआ है, उसकी कार्य क्षमता में कितनी वृद्धि हुई, अथवा विषयों का विश्लेषण और मूल्यांकन हो सकता है। कर्मचारियों को प्रोत्साहन, मार्गदर्शन के कारण कर्मचारियों को उचित कार्य पद्धति तथा नीति नियमों से परिचित कराया जा सकता है। उनकी कार्य संबंधी दुविधाएं दूर की जा सकती है, जिसके कार्य करने का प्रोत्साहन होता है। प्रभावशाली आयोजन, आयोजन द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने का कार्य मार्गदर्शन द्वारा होता है। प्रभावशाली व्यवसाय तंत्र, अधिकारियों के आदेशों और सूचनाओं का उचित रूप से पालन होता है, जिससे समग्र व्यवसाय तंत्र प्रभावशाली होता है। संकलन और सहयोग, मार्गदर्शन देने वाला नेता अपने अधीनस्थों के कार्यों का संकलन करता है। नियंत्रण कार्य, मार्गदर्शन देने से कर्मचारियों की कार्य संबंधी भूलें और कमियों की संभावना घटती है। यानी यदि किसी कर्मचारी ने कोई गलती दी है, उसे योग्य मार्गदर्शन दिया है, तो भविष्य में गलती नहीं होगी। इससे निर्धारित लक्ष्यांकों के अनुसार कर्मचारियों से काम लेना सरल होता है। इस प्रकार नियंत्रण कार्य सरल हो जाता है। कार्य उत्साह में वृद्धि, जब कोई अवरोध पैदा होता है तो कर्मचारी उसका समाधान कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप कार्य का सातत्य बढ़ता है, जो कर्मचारियों के उत्साह में वृद्धि करते हैं। विचलनों की खोज, तो निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कार्य होता है या नहीं, इसका मार्गदर्शन द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जिससे अवांछनीय विचलनों को प्राथमिक स्तर पर उचित उपाय करके नियंत्रित किया जा सकता है। जो डिविएशन होता है, जो यानी लक्ष्य से भटकन जो हो जाती है, उसको हम कम कर सकते हैं। निरीक्षक के कार्य बताइए। तो पहला इसका कार्य कर्मचारियों में समूह भावना बनाए रखना है, सूचना संचार शीघ्र करने का कार्य करता है, कर्मचारियों में अनुशासन की भावना बनाए रखता है। निरीक्षक नियंत्रण नहीं करता, परंतु देखभाल करता है। निरीक्षक कर्मचारियों का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक है, फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड। कार्यों का आयोजन करना और कार्य में आते अवरोधों को दूर करना। कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि हो, इसके लिए अभिप्रेरणा और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। इकाई में आने वाली नवीन टेक्नोलॉजी को उपयोग में के विषय में मार्गदर्शन देता है। कार्य समय पर पूर्ण करने के लिए आकलन, मार्गदर्शन और निर्देशन करता है। अगला प्रश्न है, आयोजन और नियंत्रण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, समझाइए। तो आयोजन और नियंत्रण दोनों ही संचालन के बहुत ही महत्व के परस्पर आधारित कार्य हैं। आयोजन की सफलता का आधार किस पर होता है? नियंत्रण पे। नियंत्रण द्वारा प्रवृत्तियों में विचलन रह गए हैं, उन्हें खोजकर सुधारात्मक उपाय किए जा सकते हैं, जबकि दूसरी ओर नियंत्रण का कार्य अस्तित्व आयोजन के बिना संभव नहीं है, क्योंकि नियंत्रण के कार्य में आयोजन के लक्ष्य सिद्ध हुए हैं या नहीं, उसकी जांच की जा सकती है। यह अंतिम लक्षण है आयोजन का। नियंत्रण द्वारा हमको मालूम पड़ता है कि हमको लक्ष्य की प्राप्ति हुई है या नहीं, नहीं हुई तो क्यों हुई है, उसमें क्या किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, वित्तीय संचालन के लक्षण बताइए। वित्तीय संचालन के लक्षण में पहला है संचालन की शाखा। वित्तीय संचालन संचालन की एक शाखा है, जिसमें द्रव्य के उपयोग के लिए आयोजन और नियंत्रण के कार्य का समावेश होता है। विशाल कार्यक्षेत्र, व्यवसाय के प्रारंभ से उसके अंत तक के सभी वित्तीय कार्यों का समावेश होता है। संचालन की निर्णयों का आधार, संचालन की निर्णयों के लिए वित्तीय संचालन आधार प्रदान करता है। उत्पादन, विक्रय, संशोधन, विकास आदि से संबंधित निर्णय वित्तीय संचालन पर आधारित होते हैं। वित्तीय निर्णयों से संबंध, विनियोग, पूंजी ढांचा और डिविडेंड नीति संबंधी निर्णयों के संबंधित वित्तीय संचालन का संबंध होता है। मालिक के महत्तम कल्याण का उद्देश्य, मालिक के महत्तम आर्थिक कल्याण के लिए वित्तीय संचालन दो दृष्टिकोण अपनाता है। महत्तम लाभ, महत्तम संपत्ति, यानी कि यूनिट जो कंपनी स्थापित की है, उसका उद्देश्य होता है मैक्सिमम लाभ लेना। चाबी स्वरूप स्थान, वित्तीय संचालन संचालन की प्रवृत्ति है और व्यवसायिक इकाई के व्यवस्थापकीय ढांचा में इसका चाबी स्वरूप यानी मेन मुख्य चीज ये होता है। संचालन के अन्य विभागों के साथ संबंध, वित्तीय संचालन के अलग अलग विस्तार जैसे कि उत्पादन संचालन, बाजार संचालन, कर्मचारी संचालन के साथ संबंधित है। दो भागों में विभाजन,
वित्तीय संचालन को दो भागों में बांटा जा सकता है, मकान यंत्र पूंजी का संचालन और कार्यशील पूंजी का संचालन। कार्यशील पूंजी में हम यहाँ पे कर्मचारी आ सकते हैं, पैसा आ सकता है। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, कुल कार्यशील पूंजी और शुद्ध कार्यशील पूंजी के मध्य अंतर बताइए। तो पहला अर्थ देखिए, कुल कार्यशील पूंजी अर्थात चालू संपत्तियां जैसे कि लेनी हुंडी। शुद्ध कार्यशील पूंजी अर्थात चालू संपत्ति यानी घटा हुआ दायित्व वगैरह। इस तरलता की स्थिति, तो यह विचार कंपनी की तरलता की स्थिति को नहीं दर्शाता, यह विचार कंपनी की तरलता की स्थिति को दर्शाता है। ये इस तरह से मैंने लिखा है दोस्तों, आप इस तरह से ही लिखिएगा, तो इस तरह से लिखने से आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। दिस इज द बेस्ट वे। ये अंतिम प्रश्न है हमारा, अब ये लग रहा है नया है हमारा। अगला प्रश्न है, विक्रय वृद्धि की तकनीक बनाए बताइए, यानी सेल्स आपको बढ़ाना हो, कंपनी का सेल बढ़ाना हो, उसकी क्या पद्धति है। पहला, प्रतिफल, जब उत्पाद वास्तव में विक्रय मूल्य की तुलना में कम मूल्य पर एक सीमित समय के लिए दिया जाता है तो उसका प्रतिफल दिया गया है, ऐसा कह सकते हैं। सरल मात्रा में से सेल के रूप में जाना जाता है। बट्टा, बट्टा यानी डिस्काउंट, मूल्य सूची के मूल्य से कुछ प्रतिशत रकम कर ली जाए तो बट्टा होता है। जैसे 100 रुपए की वस्तु आपको घटा करके आपको 80 रुपए में दी जाए तो स्वाभाविक है आपका मन ललचाएगा, दिमाग में एक सीधा सेंस आता है कि भाई 20 रुपए का लाभ हो रहा है। विज्ञापन कूपन, इस तकनीक में विक्रयकर्ता विज्ञापन के प्रभाव की प्रभावता की जांच करता है तथा ग्राहकों को लाभ भी प्रदान करता है। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि अगर आप इसमें आइए, कूपन को लेके आइए तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो इसमें ये देखता है जो विज्ञापन करता, कंपनी वाला ये देखता है कि मेरा जो विज्ञापन है कितना इफेक्टिव है, क्या सचमुच लोग इसे देख रहे हैं, तो उसको कहते हैं विज्ञापन कूपन। भेंट, कई बार उत्पाद का मूल्य वही रखकर उत्पाद की मात्रा में वृद्धि की जाती है। उदाहरण के रूप में शेविंग क्रीम की 20% ज्यादा वृद्धि। अभी आपने बिस्किट में देखा होगा कि गुड डे बिस्किट है, तकरीबन 20% उसमें बढ़ा दिया गया है, प्राइस वही की वही है और लेकिन 20% बढ़ा दिया गया है। ये इस तरह का भी लाभ, लोग इस तरह से भी लोग आकर्षित होते हैं। अन्य उत्पादों की भेंट, ग्राहक की आवश्यकता को ध्यान में रखकर कई बार मुख्य उत्पाद के साथ गौण उत्पाद दिया जाता है, जैसे साबुन के साथ ब्लेड फ्री में दे दो, तो इस तरह की चीजें। इनामी ड्रो, इस तकनीक में ग्राहक को एक कूपन या कोड दिया जाता है और दिखाया जाता है कि भाई आप ये खरीदोगे तो आपको कार या बंगला, स्कूटी इनाम में मिलेगी। तो जो मुफ्त वाली चीज है, इनाम वाली चीज है, बड़ा मना हमको आकर्षित करती है और हम लोग खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बिना ब्याज के लोन की सुविधा, जैसे मान ली कार बेच रहे हैं हम, तो अब कार पे आप लोन बिना ब्याज के दीजिए अथवा बहुत कम रेट पे दीजिए तो लोग आकर्षित होंगे। नमूने का वितरण, जैसे आपको उदाहरण बताओ, जैसे दिव्य भास्कर न्यूज़पेपर जो था, जब गुजरात में लॉन्च हुआ तो उसके कई दिनों तक ये न्यूज़पेपर जो था ये मुफ्त में बांटा गया। तो क्या होगा, लोगों को एक हैबिट हो गई। जैसे जियो जो था, शुरुआत में इसका जो डेटा था काफी सस्ता था, काफी कहे तो मुफ्त की तरह था, ये नमूना था उस प्रकार का, लोग उसके अभ्यस्त हो गए। स्पर्धाओं का आयोजन, उत्पादन अपने संभवित ग्राहकों को एक साथ नए उत्पादन के अनुभव करवाने के लिए साथ सभी ग्राहकों के लिए स्पर्धा, जैसे मान लो कि हाँ, जैसे कार रेस जो होती है, कार रेस में क्या होता है एक्चुअली, सभी कंपनी अपनी कार लगाती है, तो जो कार रेस जीतती है लोगों का उसमें विश्वास बढ़ता है कि ये सचमुच एक लाजवाब कार है, तो लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं। और जो इस तरह से अलग अलग कंपटीशन का आयोजन करने से जो सेल है काफी हद तक बहुत अच्छी तरह से बढ़ जाती है। शेयर बाजार के कार्य बताइए। तो अंश बाजार में, शेयर बाजार के कार्य, अंश बाजार में होने वाला व्यवसाय का नियमन, निवेशकों के हित की सुरक्षा, मध्यस्थियों का पंजीकरण या नियमन, म्यूचुअल फंड पर का पंजीकरण, पंजीकरण रजिस्ट्रेशन याद रखिएगा, धोखाधड़ी के व्यापार को बंद करवाना, दलालों के पंजीकरण को रद्द करना, कंपनियों के विलयन तथा हस्तगत का नियमन। सेबी, यानी सेबी के काम है सार्वजनिक नियमन के संदर्भ में मार्गदर्शिकाएं, रूप नियमन, अंश बाजारों की कार्यकुशल बाजार के रूप में बनाए रखना, लेखा बही की जांच, अंश बाजारों का निरीक्षण तथा जांच,
मार्गदर्शिकाएं, वार्षिक तथा नियतकालीन रिपोर्ट प्राप्त करना, संशोधन कार्य। अगला प्रश्न है विभागीय संचालन का अर्थ बताकर उसके लक्षण बताइए। तो अर्थ पहले ये व्याख्या आप लोग लिखिएगा, कम से कम समय और व्यय में उपलब्ध सामान्य सुविधाओं का श्रेष्ठ उपयोग करके इकाई के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के कार्य को संचालन कहते हैं। संचालन यानी आपको कम मानव बल का, कम श्रम का, कम पैसे का, कम रॉ मटेरियल का उपयोग करके ज्यादा प्रोडक्शन देना है। संचालन का पहला लक्षण है सर्वव्यापी प्रकृति। संचालन ये मात्र औद्योगिक क्षेत्र में ही होने वाली प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि सामाजिक, धार्मिक, कृषि, सेना, शिक्षण सब जगहों पर संचालन देखने को मिलता है। इसलिए इसे कहते हैं सार्वजनिक प्रवृत्ति। उद्देश्य लक्ष्य प्रवृत्ति। संचालन एक साधन है, साध्य नहीं। प्रत्येक इकाई की स्थापना निस्संदेह निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जाती है। तो इसी तरह संचालन एक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सामूहिक प्रवृत्ति, जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति निश्चित रूप को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति कर रहे हैं, उससे संचालन, वहां संचालन आवश्यक है। सतत प्रवृत्ति, संचालन सतत प्रवृत्ति है, यानी ऐसा नहीं कि आपने एक बार आपने ढांचा बना लिया और आप निश्चित हो जाके आपको गोल, आपका लक्ष्य मिला, ये नहीं होता है। आपको कंटिन्यूअस वॉच रखनी पड़ती है, उसका नियंत्रण रखना पड़ता है, उसकी बार बार आपको इवेल्युएशन करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, तब जाके आपको लक्ष्य की प्राप्ति होती है। मानवीय प्रवृत्ति, संचालन सर्वव्यापी होते हुए भी मानव से संबंधित प्रवृत्तियों तक ही सीमित है, क्योंकि हर संचालन में मनुष्य तो जुड़ा ही है कहीं ना कहीं। निर्णय प्रक्रिया, निर्णय प्रक्रिया संचालन का कार्य है। संचालन कर रहे संचालकों को सतत निर्णय लेने होते हैं। निर्णय लिए बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। विज्ञान, कला और व्यवसाय, संचालन विज्ञान भी है, कला भी है, व्यवसाय भी। विज्ञान की तरह संचालन में भी निश्चित नियम या सिद्धांत होते हैं, जिसमें कितने लेखक संचालन को विज्ञान के रूप में पहचान कराते हैं। व्यक्तिगत योग्यता, बुद्धि, चतुराई, सूझबूझ आदि की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे हम कहते हैं कला। आधुनिक समय में वकील, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह संचालकों ने भी अपने व्यवसायी स्वरूप को धारण किया है। इस बात को लेकर इसे हम एक व्यवसाय कह सकते हैं। अगला प्रश्न है आयोजन की व्याख्या देकर उसकी प्रक्रिया समझाइए। तो व्यवसाय में जो प्रवृत्तियां करनी हो उस संबंधी जानकारी एकत्र करना, पूर्व विचार विमर्श करना, और ये प्रवृत्तियां किस प्रकार करनी, इस संबंधी योजना अर्थात आयोजन। व्याख्या लिख लेना दोस्तों। आयोजन की प्रक्रिया में पहला है लक्ष्य निर्धारण। आयोजन का प्रथम क्रम लक्ष्य निर्धारण का है। इसे कहा जाता है कि लक्ष्यों का चुनाव योग्य रूप से हुआ है तो ही आयोजन संचालकों के लिए उपयोगी होगा। यानी आपका जो लक्ष्य है, जो गोल है, वो एकदम स्पष्ट और योग्य होना चाहिए। आयोजन का आधार स्पष्ट करना, लक्ष्यों की स्पष्टता करने के बाद आयोजन को पूर्ण करने के लिए उसके आधारों की स्पष्टता करना है कि आपको गोल किस तरह से अचीव करना है। सूचना एकत्रित करके उनका विश्लेषण करना। आयोजन का आधार स्पष्ट करने के बाद आयोजन के लिए आवश्यक सूचना प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से एकत्रित की जाती है। वैकल्पिक योजना तैयार करना, आवश्यक सूचना एकत्रित करने करके उसका विश्लेषण और अर्थघटन करने के बाद वैकल्पिक योजना का निर्माण होता है। विकल्पों पर विचार करना, वैकल्पिक योजना की सूची तैयार होने के बाद सभी विकल्पों पर विचार किया जाता है और उसमें से जो श्रेष्ठ विकल्प होता है उसको चुना जाता है। निश्चित योजना स्वीकार करना, इस क्रम में देखिए ये जो सब्जेक्ट है इसमें जो आपके पॉइंट्स है सबसे इंपॉर्टेंट वस्तु है। तो सबसे पहले उत्तर लिखने से पहले दोस्तों आप ये पॉइंट्स पहले लिख लिए, 5-6 बार लिखिए तो आपका भला होगा। देखिए अगला गौड़ योजना का गठन और जांच। देखिए ए प्लान आपका सक्सेसफुल नहीं हो रहा हो तो आपको बी प्लान अपनाना पड़ता है, इसे कहते हैं गौड़ योजना। तो ये आपके पास होनी ही चाहिए। योजना का मूल्यांकन, गौड़ योजना के गठन और जांच के बाद समग्र योजना का मूल्यांकन किया जाता है। आयोजन सतत गतिमान प्रक्रिया है। जब हम क्रमवार आगे बढ़ते हैं तब देखो और आगे बढ़ो का सिद्धांत अपनाना पड़ता है। कर्मचारी व्यवस्था का अर्थ बताकर उसके लक्षण बताइए। कर्मचारी व्यवस्था अर्थात कर्मचारियों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति, उनकी नियुक्ति के बाद के कार्यों का समावेश इसमें किया जाता है। कर्मचारी व्यवस्था का लक्षण, संचालन का महत्वपूर्ण कार्य, संचालन के अन्य कार्य जैसे आयोजन, व्यवस्था तंत्र, मार्गदर्शन, संकलन, नियंत्रण की तरह कर्मचारी व्यवस्था तंत्र भी संचालन का महत्वपूर्ण कार्य है। स्थायी प्रक्रिया,
इकाई की प्रवृत्तियां जब तक गतिशील रहेगी तब तक कर्मचारी रहेंगे और कर्मचारी व्यवस्था का अस्तित्व भी रहेगा। मानव संबंधों के साथ संबंध। कर्मचारी व्यवस्था का उद्देश्य योग्य कर्मचारी प्राप्त करके उनका इकाई में श्रेष्ठतम उपयोग करना है। आप परफेक्ट कैंडिडेट चुनते हैं और उसकी जो स्किल होती है, कौशल होता है, उसका मैक्सिमम उपयोग किया जाता है। प्रवृत्तियां गतिशील होती है। योग्य कर्मचारी व्यवस्था के कारण इकाई का प्रत्येक व्यक्ति गतिशील रहता है। अन्य कार्यों के साथ संबंध। संचालन के अन्य कार्य जैसे कि आयोजन, व्यवस्था तंत्र, मार्गदर्शन, संकलन और नियंत्रण के साथ कर्मचारी व्यवस्था का संबंध होता है। विस्तृत प्रवृत्ति। तो कर्मचारी व्यवस्था मात्र श्रमिक कल्याण का ही प्रवृत्ति नहीं है, परंतु यह श्रमिकों को उपयोग करने, सुरक्षित रखने, शिक्षित करने, विकसित करने का भी कार्य करती है। पूंजी खर्च विनियोग। कर्मचारियों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण और विकास पर किया गया खर्च व्यवसाय का खर्च ना मानकर उसे आवश्यक पूंजी खर्च माना जाता है। अगला है मॉस्लो का आवश्यकताओं को अग्रता क्रम आकृति समझाइए। तो मानवतावादी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो ने आवश्यकता के अग्रता क्रम का सिद्धांत 1943 में दिया था। ये क्या है देखते हैं हम लोग। देखिए ये पिरामिड आपको बता रहा है। सबसे पहले आता है शारीरिक अथवा प्राथमिक आवश्यकता, रोटी, कपड़ा, मकान। तो उसके बाद आता है सिक्योरिटी, सुरक्षा, ये निम्न आवश्यकता है। फिर सामाजिक आवश्यकता है। उसके बाद क्या आता है, सम्मान और प्रतिष्ठा। और पांचवें स्टेप पर आता है आत्मसम्मान और अन्य उपलब्धि की आवश्यकता है, जिसमें मनुष्य आध्यात्मिक होता है, ईश्वर की खोज, आत्मसम्मान, समाज के विकास में योगदान देना। ये सब चीजें उसके बाद की आती है। उच्च वर्ग की आवश्यकता है। शारीरिक अथवा प्राथमिक आवश्यकता है। शारीरिक आवश्यकता मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। मूलभूत आवश्यकता में भोजन, पानी, कपड़ा, आवास ये जाता है। शरीर को टिकाए रखने के लिए भोजन की सबसे मुख्य आवश्यकता है। सुरक्षा की आवश्यकता है। शारीरिक या प्राथमिक आवश्यकता है संतुष्ट हो जाए तब उसके बाद सुरक्षा की जरूरी होती है। देखिए सबसे पहले आता है भोजन। व्यक्ति जीवन को दांव पे लगाकर भी भोजन की खोज करेगा, और जब उसका भोजन पूरा हो जाए उसके बाद वो जीवन को बचाने का प्रयास करेगा। यहाँ शारीरिक सुरक्षा, नौकरी की सुरक्षा, जोखिम के सामने रक्षण के अतिरिक्त वेतन की नियमितता का भी समावेश होता है। सुरक्षा का मतलब ये हुआ कि वो उसका परिवार सुरक्षित रहे, आर्थिक रूप से और अन्य रूप से भी। सामाजिक आवश्यकता है। जब सुरक्षा की आवश्यकता है संतुष्ट हो जाती है उसके बाद सामाजिक आवश्यकताओं का काम आता है, जिसमें भावना और प्रेम का समावेश होता है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसमें अपने परिवार, सगे संबंधियों, मित्रों, समाज की ओर से स्नेह, प्रेम मिले, ऐसी इच्छा वो हमेशा रखता है। सम्मान और प्रतिष्ठा की आवश्यकता। उपयुक्त 1 से 3 आवश्यकता है निम्न वर्ग की आवश्यकता। ये हर मनुष्य को चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, और ये आवश्यकताएं पूरी होती है उसके बाद मनुष्य आगे का सोचता है। जिसका पेट नहीं भरा वो सम्मान की क्या अपेक्षा रखेगा। सम्मान और प्रतिष्ठा की आवश्यकताओं को पद की आवश्यकता, उच्च वर्ग की आवश्यकता कहते हैं। आत्मसम्मान और आत्म उपलब्धि की आवश्यकता है। मनुष्य उपयुक्त चारों आवश्यकताओं संतुष्ट करने के बाद व्यक्ति आत्म उपलब्धि या आत्मदर्शन, जैसे मैंने कहा था कि जब ये सारी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है उसके बाद मनुष्य स्पिरिचुअल हो जाता है, वो ईश्वर की ओर मुड़ता है। तो जो धर्म है, धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम कामम, यानी धर्म है, धर्म को बचाए रखने के लिए अर्थ जरूरी है। जिसके बाद अर्थ होगा, धन होगा, वही धर्म की ओर मुड़ता है। अक्सर ऐसा देखा गया है। लेकिन उसका पेट भरा हुआ है, उसकी आवश्यकताएं पूरी हो गई है, फिर व्यक्ति आध्यात्मिक बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ ये पेपर हमारा पूरा हुआ। आई एम श्योर काफी आपको मजा आया होगा। तो ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा। सबसे बड़ी बात, अपने मित्रों को इसके बारे में अवश्य बताइएगा, क्योंकि हिंदी माध्यम में इस तरह का मटेरियल देने वाली ये एकमात्र चैनल है। और यदि आपके कोई सुझाव हो तो अवश्य लिखिएगा, कमेंट अवश्य कीजिएगा। इससे हमको काफी प्रोत्साहन मिलता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए वेरी नाइस डे।